Hello and welcome to my YouTube video lecture. In the previous lecture, we covered some topics from the first chapter, that is fundamentals of estimating and costing. And today in this lecture, we will cover the remaining part of the first chapter. So here we will conclude, and in 2-3 days we will have the doubt solving lecture on Google Meet. So we will start this YouTube lecture. If you have any doubt, just take a pen and paper, write the doubt on that paper, and whenever we will be having our Google Meet session, doubt solving session, keep that paper with you so that you can clear your doubt on that day itself. Okay, so we will start this video lecture today. So in previous lecture we saw what is administrative approval. In brief, today we will see how to write the answer for it, or what can be written in the short note for administrative approval, or what the administrative approval is. So it is the it can be an approval of competent authority. The competent authority means such authority who has the right to give the permissions. So in this sector, you can say a PWD minister, or a PWD means public work department, is the competent authority to give approval, that is administrative approval. An approval of competent authority. Next point is engineering department prepares detailed designs and preliminary plans and submit it to department concerned for administrative approval. So इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो रहता है वो डिटेल्ड डिज़ाइंस प्रिपेयर करते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेजते हैं. कंसर्न डिपार्टमेंट मतलब जैसे मैंने बताया कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो रहेगा उसका जो डिपार्टमेंट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट रहता है. वो जब भी अप्रूवल देता है तभी उसके बाद उस काम को जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो स्टार्ट कर सकता है. इट इज़ डन बाय द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क. अभी सपोज़ आपके एरिया में कोई नया प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे नेसेसरी है और आपके एरिया में आना ज़रूरी है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो आपके एरिया में कभी पहले हुआ नहीं हो. अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है और उसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, तो इसका नेचर ऑफ द वर्क थोड़ा ये ज़्यादा हो गया और इम्पोर्टेंट वर्क हो गया, तो इसका अप्रूवल जो है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ही दे सकते हैं. चीफ इंजीनियर कभी देते हैं जब भी उससे छोटा काम रहेगा और जो चीफ इंजीनियर के एरिया में आता हो, उसके पावर में आता हो, तो चीफ इंजीनियर दे सकता है. जो काम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के अंडर आता हो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर दे देता है. उतने छोटे काम के लिए वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए नहीं जाता. सो इसमें वही लिखा है, इट इज़ डन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क. देन द अप्रूवल ऑथराइजेस द to take up the work. The approval authorizes then, एक्चुअली यहाँ पे then लिखना था लेकिन गलती से n टाइप नहीं हुआ है, so sorry for that. The approval authorizes then to take up the work. मतलब ये जो approval एक बार मिल गया उसके बाद approval का मतलब होता है कि वो काम स्टार्ट करे. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको शायद बाइक का एग्जांपल दिया था, तो मैंने बताया था कि जब भी पेरेंट्स आपके बाइक के लिए हाँ बोलते तो उसके बाद आप बाइक्स का सर्चिंग चालू करते हो कि कौन सी बाइक अच्छी है, कौन सी बाइक मुझे लेनी है, उसके डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या है एंड ऑल. तो सेम उसी तरह एक बार अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद काम स्टार्ट कर सकते हैं. इट डोनेट्स द फॉर्मल एक्सेप्टेंस. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब ही काम चालू करने का ऑर्डर, मीन्स ये काम करने का एक्सेप्ट किया है competent authority ने. Once the approval is given, the concerned department takes up the work
and prepare detailed estimate and detailed designs and then executes the work. एक बार अप्रूवल मिल गया उसके बाद जिस डिपार्टमेंट का वो काम है, जो डिपार्टमेंट वो काम करने वाला है, वो डिपार्टमेंट क्या करता है, वो काम स्टार्ट करता है, फिर उसके लिए पहले डिटेल्ड उसका एस्टीमेट बनाता है और डिटेल्ड डिज़ाइन बनाता है. उसके बाद आता है टेक्निकल सैंक्शन. एक बार आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो. उसके बाद आपने क्या किया, डिटेल डिज़ाइन बनाया, डिटेल्ड एस्टीमेट निकाला. ओके. उसके बाद आता है टेक्निकल सैंक्शन. ये डिटेल्ड एस्टीमेट और ये डिटेल्ड डिज़ाइंस टेक्निकल सैंक्शन के लिए जाते हैं. देखो, इट मीन्स द सैंक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट, डिज़ाइन कैलकुलेशंस, क्वांटिटीज़ ऑफ वर्क, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. एक बार पहले अप्रूवल मिल गया, उसके बाद उस काम के डिटेल्ड एस्टीमेट, डिज़ाइन कैलकुलेशंस, क्वांटिटीज़ ऑफ वर्क, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क सैंक्शन किए जाते हैं उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से. आफ्टर टेक्निकल सैंक्शन इज़ गिवन देन ओनली वर्क इज़ टेकन अप फॉर कंस्ट्रक्शन. एक बार टेक्निकल सैंक्शन मिल गया उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन के लिए वो काम एक्चुअल में स्टार्ट होता है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओरिजिनल वर्क, काउंटर साइन ऑफ द लोकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज नेसेसरी ऑन प्लान एंड एस्टीमेट बिफोर सेंडिंग इट फॉर टेक्निकल सैंक्शन. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. सपोज़ आपके एरिया में बड़ा सा डैम है और डैम तो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, नया डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं तो फिर उसमें कुछ एडिशनल वर्क इतना है कि उसके लिए आपको टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ा, नए डिज़ाइन बनाने पड़े, एस्टीमेट बनाना पड़ा. तो वो जो है वो काम क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके साथ उसका प्लान जो भेजेंगे टेक्निकल सैंक्शन के लिए, उस पे जो बता रहा है कि ये काम ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा मुझे मेरे एरिया में, वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का उस पर काउंटर साइन रहता है, ताकि थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी आएगा काम में इसके लिए. सो टेक्निकल सैंक्शन कौन कितना कर सकता है, तो उसके लिए पावर्स दिए गए. द चीफ इंजीनियर जो रहता है डिपार्टमेंट का, उसको फुल पावर्स है. उसके लिए कोई कॉस्ट का लिमिट नहीं है, वो कितना भी कॉस्ट का काम रहने दो. ही हैज़ दैट पावर टू सैंक्शन द अमाउंट और सैंक्शन द वर्क. सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को 1 करोड़ तक के जो काम है वो सैंक्शन करने के अधिकार है, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अप टू 30 lakhs. ओके. नेक्स्ट, बजट प्रोविज़न पे भी आपको शॉर्ट नोट आ सकता है 4 मार्क के लिए. और ये मैंने जो पहले टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो बताया, वो एक तो आपको दोनों पूछेंगे 2-2 मार्क के लिए. एकदम शॉर्ट नोट लिखना है आपको, डेफिनेशन और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना है उसमें, अगर वैसा क्वेश्चन आया तो. अगर दोनों में से कोई भी एक पूछा 4 मार्क के लिए, तो मैंने जितने पॉइंट बताए उतने आपको लिखने हैं. ये तीनों में से कोई भी एक पूछ सकते हैं. बजट प्रोविज़न का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन ऑलमोस्ट 90% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने का बोर्ड के पेपर में. ठीक है. सो वी विल सी बजट प्रोविज़न. बजटिंग, द मेथड एडोप्टेड टू हैव अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव कंट्रोल over the expenses and production cost in any organization is called as budgeting. बजट का अगर हम लोग बोलना जाएंगे तो सिंपल वर्ड में जो बजटिंग होता है वो आप भी डिस्क्राइब कर सकते हो. आपको अगर कोई मोबाइल लेना हो तो अगर आप दुकान में जाओगे तो ऑफ कोर्स दुकान वाला आपको पहले यही पूछता है कि आपका बजट कितना है. बजट बोलने जाएंगे तो सिंपल लैंग्वेज में बजट मतलब लेवल, और लोकल लैंग्वेज में बोलने जाएंगे तो औकात. तो जिसके पास जितना फंड अवेलेबल है उसके हिसाब से वो बोलता है कि मेरा बजट इतना है और इतना नहीं है. ये बजट क्या काम करता है कि जो एक्सेस खर्चे है, एक्सेस एक्सपेंसेस है जो आपके विदाउट रीज़न होने वाले हैं, वो ये कट डाउन करता है.
आपको एक बार आपका बजट पता चल गया तो आप जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो नहीं करोगे, वरना बहुत कम करोगे. सो a project report in which raw materials, organizational setup and total cost required for execution of project are mentioned. सो बजट रिपोर्ट में क्या रहता है, इसमें जो टेक्निकल सेंक्शन होने के बाद जो कुछ आपका वर्क आप चालू करने वाले हो उसका एक शॉर्ट में रिपोर्ट रहता है. वो रिपोर्ट में रॉ मटेरियल सबको क्या क्या लगने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या रहेगा, वहाँ पे आपको कितने इंजीनियर्स लगेंगे, डिपार्टमेंट के कितने लेबर्स काम के लिए लगेंगे, वहाँ पे अगर स्टाफ को रहने के लिए जगह नहीं है, लेबर्स को रहने के लिए जगह नहीं है, बहुत ही आउटस्कर्ट में आपका प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसा रहेगा, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड कितनी होगी वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, ये सब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहता है. देन अकॉर्डिंग टू 5-year प्लान इन बजट प्रोविजन फॉर सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, फाइनेंस इज सैंक्शन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल. आपने देखा रहेगा न्यूज़ में कभी कभी साल में एक बार आप देखते रहोगे कि बजट के लिए 1-2 दिन ऐसे ही न्यूज़ वाले ले लेते हैं, क्या है आज बजट है, आज बजट अनाउंस होने वाला है, बजट अनाउंस होने वाला है. तो ये बजट क्या होता है, बजट रहता है सरकार की, गवर्नमेंट की एक ईयरली एक्सपेंस करने की लिमिट. बहुत सारे सेक्शंस के अंडर, सेक्टर्स के अंडर वो उतना उनका बजट रहता है. जैसे आपने अभी देखा रहेगा कोरोना के टाइम पे सरकार ऐसे ही सोचेंगे कि हम लोग अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ पे जो उसका जो बजट रहता है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे. इसका मतलब क्या है, बजट में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए वो लोग ज़्यादा प्रोविज़न करेंगे. तो वैसे ही हर एक सेक्टर का एक बजट रहता है, सिविल के लिए अलग रहता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए अलग रहता है, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग बजट रहता है. तो अगर उस बजट में ये काम होने वाला है और उसमें फ़ंड अवेलेबल है जो पहले ही बाजू में रखा था ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए, वैसा अगर फ़ंड अवेलेबल है तो उसको उस फंड में से पैसा मिलता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए. ओके, दैट इज़ नथिंग बट द बजट प्रोविज़न. मीन्स देखो, सबसे पहले आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लिया कि मुझे मेरे एरिया में ये काम करना है. उसके बाद उसके डिटेल्ड प्लान बनाए, डिज़ाइंस बनाए और वो टेक्निकल सेंक्शन के लिए भेजा. वो भी टेक्निकल सेंक्शन हो गया. उसके बाद आता है बजट रिपोर्ट और बजट प्रोविज़न. सिर्फ ये 2 चीज़ होने से काम फिनिश नहीं हो जाता, वहाँ पे आपको पैसा लगेगा. सो दैट इज़ बजट प्रोविज़न. ओके, next important topic is roles and responsibilities of estimator. So these are the responsibilities of estimator. First, to prepare the list of items as per the drawings. ड्राइंग के हिसाब से कौन से आइटम्स लगने वाले हैं और कौन से आइटम ऑफ वर्क उसमें है, उसका एक लिस्ट बनाना. देन टू कैलकुलेट क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क, टोटल क्वांटिटीज़ निकालना, कौन से आइटम ऑफ वर्क के लिए क्या क्या क्वांटिटी लगने वाली है. सपोज बिल्डिंग है तो उसमें आरसीसी वर्क कितना है, तो उसके लिए सीमेंट बैग कितने जाएंगे, मेटल 1 मेटल 2 कितना लगेगा, दैट इज़ एग्रीगेट्स, सैंड कितनी लगेगी, स्टील कितना लगेगा, ये सब आइटम ऑफ वर्क रहते हैं, उसका टोटल क्वांटिटी निकालना. देन टू एक्सप्रेस ऑल क्वांटिटीज़ इन करेक्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. सब जो क्वांटिटीज़ है वो करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट में चाहिए. मतलब अगर सीमेंट बैग है तो सीमेंट बैग नंबर्स में ही आने चाहिए. सीमेंट बैग आप कभी भी केजी में नहीं मंगाते हो, कभी भी मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में नहीं मंगाते हो, नंबर्स में ही मंगाते हो. इसका मतलब जो भी आप क्वांटिटी निकालोगे सो वो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट करेक्ट होना चाहिए. देन टू प्रिपेयर एस्टिमेट एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस. ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एस्टिमेट बनाना चाहिए. ये जो स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं वो इस वीडियो के आगे के स्टेज में आपको पता चल जाएगा. स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ड्राइंग तो आपको पहले से पता है. नेक्स्ट, टू स्टडी रेट एनालिसिस ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क. रेट एनालिसिस
शायद मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं भी किया होगा तो मैं अभी करता हूँ। रेट एनालिसिस क्या होता है कि हर एक आइटम ऑफ वर्क में जो भी लेबर लगने वाले हैं और मटेरियल लगने वाले हैं उनके रेट लिख के वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको रेट एनालिसिस बोलते हैं। वो रेट एनालिसिस सब निकालने के बाद आपको टोटल एस्टिमेट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलता है। सो रेट एनालिसिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इट्स स्टडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन टू प्रिपेयर मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट, ये दोनों के फॉर्मेट मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए थे। अगर आपको उसके लिए डाउट है तो गूगल मीट सेशन में आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर पहला वाला जो वीडियो है वो थोड़ा फॉरवर्ड कर करके फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, जहाँ जब तक मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट का पार्ट नहीं आता तब तक। ओके, सो ये भी उसको बनाना पड़ता है, मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट। देन दिस इज़ द चेकलिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क इन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। ये मैंने जिस फॉर्मेट में बनाया वो देखो, एक सीरीज़ बोल सकते हो आप उसको, या फिर प्रोसेस बोल सकते हो। ये जो काम है वो वही प्रोसेस में चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ गांव एरिया में आपको एक घर बांधना है, तो उसके लिए चेकलिस्ट कैसा रहेगा, मतलब सीक्वेंस क्या रहेगा काम का। तो सबसे पहले आप साइड क्लियरेंस, अगर वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ है तो वो कट करके, या फिर कुछ पहले से छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन है तो वो तोड़ के आप पहले साइट क्लियर करोगे। देन अर्थवर्क इन एक्सकावेशन फॉर फाउंडेशन। अर्थवर्क मतलब जो भी आप एक्सकावेशन करोगे उसको बोलेंगे अर्थवर्क। एक्चुअली अर्थवर्क का मतलब सिर्फ एक्सकावेशन ही नहीं होता। एक्सकावेशन मीन्स खोदना, वो सिर्फ एक्सकावेशन मतलब नहीं होता है अर्थवर्क का। ऐसी बहुत सारी जगह पे आपको मिट्टी सिर्फ बाहर नहीं निकालनी रहती है, मिट्टी डालनी भी रहती है, मतलब उसको फिलिंग बोलते हैं। जैसे रोड का काम हो गया तो रोड के टाइम पे आपको वहाँ पे फिलिंग भी करना पड़ता है। सो वो भी अर्थवर्क का ही एक पार्ट है। सो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन। नेक्स्ट आता है पीसीसी बेड इन फाउंडेशन। पीसीसी बेड इन फाउंडेशन मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेड। ये सब आपने बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में ये ड्राइंग निकाले रहेंगे। उसके बाद आता है यूसीआर मैसनरी इन फाउंडेशन। यूसीआर मीन्स अनकोज्ड रबल मैसनरी इन फाउंडेशन। उसके बाद आएगा डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स इन सीसी लिखा हुआ पे सीमेंट कंक्रीट। वहाँ पे आरसीसी नहीं होगा, मतलब उसमें स्टील नहीं रहेगा, सीमेंट कंक्रीट का वो डीपीसी रहेगा जो ब्रिकवर्क के नीचे किया जाता है। देन ब्रिक मैसनरी इन सीमेंट मॉर्टर। सीमेंट मॉर्टर मीन्स सैंड एंड सीमेंट, उसमें एग्रीगेट नहीं रहते। उसके बाद आप काम करोगे फ्लोरिंग का, उसके बाद रूफिंग, देन प्लास्टरिंग, इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, और उसके बाद पेंटिंग। पेंटिंग का भी सेम, इंटरनल पेंटिंग एंड एक्सटर्नल पेंटिंग। सो दिस इज़ द सीक्वेंस टू execute the load bearing structure. In the next slide we have sequence of executing the frame structure, that is RCC structure. You can take example of any building you see or you live in it. So first in this also you will have to do site clearance, then excavation in foundation. I think you have visited 2 or 3 construction sites in the previous semester, so you must know what is the excavation for foundation. And then the PCC bed in foundation. This one is to support the foundation in the excavation. उसके बाद आएगा RCC in footing. उसके बाद प्लिंथ बीम। जैसे ही आप ग्राउंड लेवल पे आओगे तो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर प्लिंथ लेवल रहेगा, तो प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन। उसके बाद प्लिंथ फिलिंग, जो भी आपने एक्सकवेशन करके मुरुम निकाला है वो आप फिल करोगे वापस प्लिंथ फिलिंग में। उसके बाद कॉलम्स, कॉलम कंस्ट्रक्ट करने के बाद आएंगे बीम्स, जो आप स्लैब के साथ कास्ट करते हो। उसके बाद देखो फ्लोर बीम के बाद
डायरेक्टली स्लैब का ऑप्शन है। उसके बाद स्टेयरकेस, स्लैब होने के बाद आप स्टेयरकेस कंस्ट्रक्ट करोगे। उसके बाद बी बर्न ब्रिक मैसनरी फॉर सुपर स्ट्रक्चर, देन फ्लोरिंग, देन इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, देन इंटरनल एक्सटर्नल पेंटिंग, एंड लास्ट वन इज़ फिनिशिंग आइटम्स, दैट इज़ अगर विंडोज़ आपको डोर्स लगाने हैं, कहीं पे हैंडल्स लगाने हैं, वो सब छोटा मोटा काम रहता है, वो फिनिशिंग आइटम्स में आएगा। सो ये चेकलिस्ट है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन कंटिन्यू निकालने के टाइम पे आपको इसी सीक्वेंस से जाना है। जैसे थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट होगा, डिटेल्ड एस्टीमेट हम लोग निकालेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये सीक्वेंस पता चल जाएगा। ओके, देन देखो मैंने बताया था स्पेसिफिकेशंस जो पार्ट है वो आगे कवर होगा। सो हियर इट कम्स स्पेसिफिकेशंस। इट इज़ एन आर्ट ऑफ ब्रेकिंग अप द होल वर्क इनटू वेरियस आइटम ऑफ वर्क्स एंड अरेंजिंग देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। इसका सिंपल स्पेसिफिकेशंस का अगर सिंपल एग्जांपल देखोगे तो मार्केट से बहुत लोग हेयर कलर जो रहता है वो लेते हैं, और उस पर जब भी आप देखते हो तो उस पर एक प्रोसीजर लिखा हुआ होता है कि ये आपको यूज़ कैसे करना है। सो वो एक स्पेसिफिकेशंस ही हो गए कि कौन से मैनर में आपको वो यूज़ करने हैं। या फिर मार्केट से आप नहीं तो आपकी मम्मी कोई भी एक मसाला का पैकेट लेती रहेगी, लाइक पाव भाजी मसाला, तो पाव भाजी मसाला के पैकेट पे जो भी रेसिपी दी हुई रहती है वो उसकी स्पेसिफिकेशंस ही रहते हैं। वैसे ही सेम कंस्ट्रक्शन फील्ड में स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है कि आपको कौन से तरीके से, कौन से पैटर्न से आपको काम करना है और कौन से प्रोपोर्शंस में करना है। सो दैट इज़ नथिंग बट द स्पेसिफिकेशंस। इट हेल्प्स इन टेकिंग अप द वर्क इन प्रॉपर मैनर। स्पेसिफिकेशंस से आपको कौन से मैनर में आपको काम करना है उसकी मदद होती है। प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में जब भी आप टेंडर भरते हो तो स्पेसिफिकेशन देख के ही कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरता है कि वो जो रेट्स है वो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उसको कोट करने रहते हैं। अगर स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा कि डबल कोट प्लास्टर है और अगर कॉन्ट्रैक्टर सिंगल कोट का ही प्लास्टर करेगा, सो कॉन्ट्रैक्टर को डबल कोट करके देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस में वैसा लिखा रहेगा और उसको उसने साइन करके एग्री भी किया रहेगा पहले ही, जब भी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तभी। सो वो सिंगल कोट मार के भाग नहीं सकता है, उसको डबल कोट मारना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेसिफिकेशंस, कि स्पेसिफिकेशन में जैसे लिखा है उसके हिसाब से ही काम होता है या फिर काम होना चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ टेकिंग आउट द क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम्स इज़ एज सेम एज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने बताया, जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो काम, उसके हिसाब से ही क्वांटिटीज़ भी आपको निकालनी है। सबसे पहले अगर आप एक्सकैवेशन करते हो तो सबसे पहले आपकी क्वांटिटी भी एक्सकैवेशन की ही आएगी, सबसे पहले आपकी स्लैब की नहीं आएगी, नहीं तो आरसीसी वर्क की नहीं आएगी। जैसे जैसे जो सीक्वेंस से काम चलता है उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटीज़ भी आएंगी। कोई भी एक जो आइटम होता है, आइटम ऑफ वर्क, वो स्पेसिफिकेशंस से ही डिस्क्राइब होता है। जैसे सपोज़ ब्रिक मैसनरी है, ब्रिक वर्क है, वो अगर बोला कि सीमेंट मोर्टर 1:6 के रेशो में करना है तो आपको 1:6 के रेशो में ही करना पड़ेगा। अगर प्लास्टर का थिकनेस स्पेसिफिकेशन में मेंशन है 12 mm, तो आपको 12 mm ही प्लास्टर का थिकनेस करना पड़ेगा। अगर आप 8 mm करोगे और 12 mm का बिल मांगोगे तो वैसा नहीं चलेगा। स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ही मेजरमेंट किए जाते हैं और उसके हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्टर का बिल प्रिपेयर होता है। सो स्पेसिफिकेशंस किसके किसके दिए जाते हैं, तो मैंने लास्ट स्लाइड में जैसे इसका जो सीक्वेंस बनाया है वो हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिकेशंस होते हैं। स्पेसिफिकेशंस का जो टॉपिक है वो आपको एग्ज़ाम में शायद 4 मार्क के लिए आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है।
और अगर स्पेसिफिकेशंस आपको 2 से 3 स्पेसिफिकेशंस आते रहेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि एग्ज़ाम में टिपिकल काम के ही स्पेसिफिकेशन पूछे जाते हैं और वो मतलब इतने भी हार्ड नहीं है कि आपको वो नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको सीक्वेंस ऑफ वर्क पता है तो आप स्पेसिफिकेशंस लिख सकते हो। स्पेसिफिकेशंस गलत तभी होता है जब भी आप उसको गलत सीक्वेंस में लिखते हो। अगर आपको पूछा कि पीसीसी का स्पेसिफिकेशंस लिखो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का स्पेसिफिकेशन लिखो, और अगर आप पहले ही लेवलिंग आफ्टर पीसीसी लिखोगे, सो दैट विल बी योर रॉन्ग आंसर, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले साइड क्लियरेंस, फिर आप रबर सोलिंग करोगे, उसके बाद फिलिंग के लिए छोटे रबर्स डालोगे, एग्रीगेट्स डालोगे, और उसके बाद उस पर कंक्रीट आएगा। सो दैट विल बी द सीक्वेंस, और आपको उसी सीक्वेंस से जाना है आगे आगे, तो आपको स्पेसिफिकेशंस के मार्क्स मिल जाएंगे। सो इतना भी ये टफ़ नहीं है, आप लिख सकते हो। मैं आपको एग्ज़ाम के पहले या फिर यूनिट टेस्ट के पहले जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस है, 3 या 4 इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस है एग्ज़ाम को देखते हुए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। आप निराली बुक में से वो पढ़ सकते हो। अगर कुछ उसमें डाउट है तो मुझे आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 1। प्रोबेबली फ्राइडे नहीं तो सैटरडे को इस पे एक डाउट सॉल्विंग लेक्चर रहेगा फर्स्ट चैप्टर पे। उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में डालूँगा ही, और उसके हिसाब से जो भी आपके डाउट्स है दोनों लेक्चर्स देखने के बाद वो आप नोट डाउन करना, और फ्राइडे नहीं तो सैटरडे को वो डाउट जो है वो आपके सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।